Very good morning, students. Today we'll be dealing with the topic of appeal under Family Court Act and the power of the High Court, the power of the central government and the state government to make rules. Now let's begin with the topic. If we take into consideration the provision which has been provided under section 19, it deals with the provision of appeal. Now, an appeal against the judgment or the order passed by the family court, ये किसके पास जाएगा? हाई कोर्ट के पास जाएगा. Appeal would be on both, as on the fact as well as on law. No appeal shall lie from a decree or the order which is passed by the family court with the consent of the parties. अगर मान लीजिए कोई भी डिग्री या फिर कोई भी ऑर्डर विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज पास होता है तो उसके अगेंस्ट में हम अपील में नहीं जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में अपील का प्रोविजन नहीं है. तो अपील हमेशा कहाँ जा सकते हैं? जजमेंट या ऑर्डर जो कि फैमिली कोर्ट ने पास किया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं. अपील ऑन फैक्ट एंड अपील ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों पे जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कंसेंट डिग्री पास होती है पार्टीज के बीच में वहां पे अपील का प्रोविजन नहीं है. इसके अलावा ऐसी कोई भी बेसिकली अपील जो पेंडिंग है बिफोर द हाई कोर्ट या फिर ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कि पास हुआ है अंडर चैप्टर 9 of the Code of Criminal Procedure 1973 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1991, क्योंकि उसके पहले जो है वो सीआरपीसी के अंतर्गत बेसिकली मैटर चलते थे. तो ऐसी कोई भी अपील यदि मान लीजिए पास है तो उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. तो नथिंग शैल अप्लाई टू एनी अपील विच इज पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट or any order which is passed under chapter 9 of the Code of Criminal Procedure 1973 before the commencement of the Family Court Amendment Act 1990. ना दी हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है अपने खुद के मोशन पे या फिर अदरवाइज मान लीजिए पार्टी बोलती है तो एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन विच जो भी फैमिली कोर्ट में सिचुएटेड है विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन और जिसने इस तरीके का ऑर्डर पास किया है अंडर चैप्टर 9 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग. क्या सेटिस्फाई करना है कि कितना करेक्ट है, लीगल है, प्रॉपर है कि नहीं ऑर्डर पास, एंड प्रोवाइडेड ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होना चाहिए. एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से प्रोसीडिंग्स को रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए ऑर्डर्स होने चाहिए जिनको कोर्ट कभी भी क्या कर सकता है? एग्जामिन कर सकता है, रिकॉर्ड बुला सकता है. No appeal or revision shall lie to any court from any judgment, decree or the order of the family court except as above. तो हाई कोर्ट के अलावा और किसी भी अदर कोर्ट में अपील रिविजन लाई नहीं होगा अगेंस्ट एनी ऑफ द जजमेंट, डिग्री या फिर ऑर्डर जो कि पास हुआ है फैमिली कोर्ट के द्वारा. An appeal under this act shall be heard by the bench consisting of 2 या more judges. तो अपील जो होगी फैमिली कोर्ट एक्ट के अंतर्गत वो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा जजेस के द्वारा ही हर्ड होगी. Next is section 21. Let us see what has been provided in the section 21. Section 21 deals with power of the High Court to make the rules. अब जो हाई कोर्ट है वो नोटिफिकेशन निकालेगा इन ऑफिशियल गेजेट and accordingly rules बनाएगा to carry out the purposes of this act. For example, rules relating to normal working hours family court का क्या रहेगा, holding of sitting of family court on holidays क्या रहेंगे या outside normal working hours क्या रहेंगे, किस holding of sitting of family court at a place other than their ordinary place of sitting कहाँ बैठेगा family court. फिर इसके अलावा एफर्ट जो है वो साथ ही साथ ये भी किए जाएंगे, प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा फैमिली कोर्ट के द्वारा, कौन कौन लोग फैमिली कोर्ट को हेल्प करेंगे या फिर द फैमिली कोर्ट फॉर असिस्टिंग और परसुएडिंग द पार्टीज टू अराइव एट अ सेटलमेंट, फैमिली कोर्ट को पार्टीज को सेटलमेंट पे पहुंचाने के लिए और कौन कौन से बेसिकली चीजों की आवश्यकता होगी, ये सबसे रिलेटेड फैमिली कोर्ट जो है वो रूल्स बनाएगा. Now let us see what has been provided under section 22. Section 22 क्या बोलता है? Section 22 बोलता है power of the central government to make rule. अब central government जो है वो with consultation of Chief Justice of India rule बनाएगा regarding the appointment of the judges under this particular act. उनका qualification क्या रहेगा? Every rule made under shall be laid before each house of the parliament. जो भी कोई रूल बनाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो दोनों भी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में रखा जाएगा फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के लिए, जिसमें मान लीजिए अगर वन सेशन और इन 2 और मोर सक्सेसिव सेशन है तो टोटल मिला के 30 डेज के लिए रखा जाएगा. एंड इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेशन अगर रखा जाता है तो इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन और द सक्सेसिव सेशन अपोजिट, अगर एंड ऑफ द सेशन रखा जाता है तो इमीडिएटली जो बेसिकली सक्सेसिव सेशन आने वाला है उसमें वो बिल जो है वो प्रोड्यूस कर दिया जाएगा.
both house agree in making any modification in the rule, or both houses agree that rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only if such a modification form or be or no effect as the case may be. So however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. तो कहने का मतलब है कि दोनों भी हाउसेज जो है वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या किसी तरीके का मॉडिफिकेशन किया जाना है, अनलमेंट किया जाना है, नहीं किया जाना है तो कितने एक्सटेंट तक किया जाना है, और नहीं किया जाना है तो क्यों नहीं किया जाना है। साथ ही साथ ये ध्यान दिया जाएगा कि इसके पहले अगर कोई मान लीजिए सपोज किसी तरीके के रूल्स बनाए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत, तो उनकी वैलिडिटी कहीं पे भी, जो वैलिड रूल्स बनाए गए उनकी वैलिडिटी कहीं पे भी प्रिजुडाइज नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगा। Now let us see what has been provided under section 23. Section 23 बोलता है जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने का पावर है उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट को भी रूल बनाने का पावर है। अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्ट वो कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट मॉडिफिकेशन कर सकता है रूल्स में for the purposes of carrying out the very aim or very goal or very purpose of this particular act. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल बनाएगा किस बात को लेके, सैलरी को लेके, ओरोनियम को लेके, अदर अलाउंसेस को लेके जो कि पेएबल हैं टू, एंड द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द जजेस को लेके, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ द काउंसलर्स। फैमिली कोर्ट में काउंसलर्स भी होते हैं तो उनकी सर्विस कंडीशंस क्या रहेगी, ऑफिसर्स की सर्विस कंडीशंस क्या रहेगी, इसके अलावा जो अदर एम्प्लॉइज हैं फैमिली कोर्ट में उनकी सर्विस कंडीशंस क्या रहेगी, इस बात को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। इसके अलावा पेमेंट ऑफ फीस एंड एक्सपेंसेस, जिसमें कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो गए, मेडिकल या फिर अदर एक्सपर्ट्स के and other persons के of revenue of the state government and the scale of such fees and expenses। इस बात को लेकर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। पेमेंट ऑफ फीस एंड एक्सपेंसेस क्या होगा, लीगल प्रैक्टिशनर को हम कैसे पैसा देंगे, जिनको एमिकस क्यूरिया करके अपॉइंट किया गया है उनको तो जो पेमेंट होगी केस की वो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के द्वारा ही होगी। तो इस बात के लिए भी क्या बेसिकली फीस रहेगी, हाउ द एक्सपेंसेस वुड बी मेट आउट, हाउ मच द एक्सपेंसेस नीड टू बी डन, ये सारी बातें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो तय करेगी। किसके कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। इसके अलावा अदर मैटर जो भी समय समय पर लगेंगे उनके ऊपर रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, जिनको रेफर किया गया स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाने के लिए। और जो भी रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी वो हमेशा बेसिकली लेड किए जाएंगे बिफोर दी स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का एसेंट आ जाने के बाद में ही देखा जाए तो वो रूल रेगुलेशन जो है वो इफेक्ट में आएंगे। So student, यहाँ पे we have completed our Family Court Act. I hope you have understood the concept. Thank you very much for attending this session. Thank you.